हाँ जी, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी एचपीएस मेंस के इस सेशन में हम करेंगे क्या, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2016 से लेके 2024 तक के हिस्ट्री से संबंधित, खासतौर पे मॉडर्न हिस्ट्री और आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस एग्जाम में जो आपने देखे थे, तो वो जरूर जो इन सालों में आए थे जितने भी क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए, अब ऑल्दो लेटेस्ट पैटर्न जो है वो एग्जाम का थोड़ा बदला है, हम उसी हिसाब से, जिस हिसाब से पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था उस हिसाब से आंसर करेंगे। लेकिन साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपको ये ज्यादा, जैसे 8 मार्कर और 12 मार्कर जो अब क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें पूछा जाए तो आप कैसे उसको एलैबोरेट कर सकते हैं, वो भी मैं हेल्प आउट करूंगा। जैसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे 4 मार्कर्स भी पूछे जाते थे पहले, अब नहीं होते, लेकिन उनको भी मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे जो है, अगर उन क्वेश्चंस को अब 8 मार्कर्स में या 12 मार्कर्स में पूछा जाए तो आप कैसे उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं 2016 के क्वेश्चन से। ये देखें आप, पहले एक क्वेश्चन था पेपर में पूछा गया, व्हाई डिड द कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब यहां पर मैंने ना आपके लिए एक टेबल यहां पर ड्रॉ किया है, इसके जरिए ना आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, कि पहले कि कांग्रेस इसमें डायरेक्टिव को कैसे हैंडल करना है, व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन। आपको एम्फेसाइज करना है कि कांग्रेस ने अग्री किया पार्टीशन डिस्पाइट ऑपोजिशन पे, मतलब अर्लियर ऑपोजिशन, मतलब कांग्रेस ने शुरुआत में खुद अपोज किया था पार्टीशन का, लेकिन बाद में दे अग्रीड टू इट। ठीक है, ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू वाज द वन कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव जो जब पार्टीशन हुआ तो उसमें सिग्नेटरी थे, और भारत बना तो भारत की तरफ से सिग्नेटरी वही थे। ठीक है, आपको क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन देना होगा। अगर देखो, वैसे ये क्वेश्चन ना 4 मार्क्स में पूछा गया था 2016 के पेपर में। ठीक है, पर आपको एक क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऐड करना होगा इन केस ये आज के मॉडर्न 18 या 8 या 12 मार्कर में पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज इसके अंदर ना आपको पॉलिटिकल और कम्युनल प्रेशर को हाईलाइट करना होगा, कैबिनेट मिशन प्लान जो फेल हुआ था उसको, और कम्युनल वायलेंस जो भड़क गई थी उसको, ये सब चीजें जो है वो आपको इसमें डालनी होंगी। ठीक है, और कांग्रेस लीडर जैसे पटेल के व्यूज वगैरह वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अवॉइड क्या करना है कि क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव ऑफ पार्टीशन इवेंट्स जो विदाउट एनालिसिस, ये आपने नहीं देना है। मतलब आपने क्या देना है कि आप एक नैरेटिव बना ले क्रोनोलॉजिकल जो इवेंट्स हुए थे उनको लेकर, और एक एनालिसिस बनाने की कोशिश करें। तो ऐसे नहीं देना है आपको, जो है वन साइडेड ब्लेम भी नहीं डालना है कांग्रेस और लीग के ऊपर, ना ही कांग्रेस के ऊपर ना ही मुस्लिम लीग के ऊपर, और एक बैलेंस रीजनिंग देनी है। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 वाज अ ट्रेजिक इवेंट, हमें ये पता है। तो आपको ना देखो, एक चीज है कि इंट्रोडक्शन आपको देना होगा। मैंने यहां इन आंसर्स को इसी तरीके से डिजाइन किया कि जैसे ये इंट्रोडक्शन जो आप 8 मार्कर और 12 मार्कर में भी यूज कर सकें। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 was a tragic yet decisive event in modern Indian history। तो हम ये कह सकते हैं, तो मेन आंसर में सबसे पहले कि एक ट्रैजिक इवेंट था। ठीक है, और डिसाइसिव भी था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, इसने एक बड़ा बदलाव भी कर दिया। अब देखो, डिस्पाइट अपोजिंग आइडियाज ऑफ डिवीजन, अब बेसिकली कि कांग्रेस पहले तो उसके अपोजिट आइडियाज थे, मतलब वो पार्टीशन नहीं चाहती थी, लेकिन फाइनली और अल्टीमेटली दे एक्सेप्टेड द पार्टीशन एज लास्ट रिजॉर्ट। आखिर में उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, टू सिक्योर इंडिपेंडेंस एंड प्रिवेंट फर्दर केओस। आपने इस इंट्रोडक्शन में बता दिया, क्योंकि कि रीजन क्या थे, आजादी हासिल करना एक मकसद था, और दूसरा केओस जैसी जो सिचुएशन थी उसको और आगे ना बढ़ने देना। ठीक है, तो रीजन फॉर एक्सेप्टेंस ही आपको देना है ना, तो वो मेन बॉडी यहां देना आपको। ठीक है, वैसे मैंने 4 मार्कर जो है वो पेपर में जैसा पूछा गया उसकी वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखा है, इसमें आप एक कंक्लूजन जरूर ऐड कर सकते हैं अगर ये 8 मार्कर या 12 मार्कर में पूछा जाए। लेकिन पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं रीजन फॉर एक्सेप्टेंस में, जैसे फर्स्ट इज कम्युनल डेडलॉक, हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ गई थी, कम्युनल डेडलॉक होने लगा था, और मुस्लिम लीग जो है उसका जो स्टांस था पाकिस्तान क्रिएशन को लेके वो भी बहुत स्ट्रांग और रिजिड हो गया था। तो इसकी वजह से जो है फाइनली देयर वाज ओनली वन वे आउट, दैट वाज पार्टीशन। दूसरा, फेलियर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया था उसमें तो उसने
पार्टीशन को दरकिनार कर दिया था। लेकिन फिर भी कैबिनेट मिशन फेल्ड टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज एंड खास तौर पे वो कन्विंस नहीं कर सके मुस्लिम लीग को, और इसी वजह से फाइनली पार्टीशन वाज इनएविटेबल। ठीक है, उसके बाद वायलेंस एंड अनरेस्ट, वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस और राइट देखने को मिले थे, जिसकी वजह से अर्जेंसी आ गई कि पार्टीशन वाज द ओनली जो वे आउट जो पॉसिबल था। तो इसीलिए ये भी एक चीज है। उसके अलावा प्रेगमेटिक चॉइस, पार्टीशन सीज एज इनएविटेबल टू अचीव फ्रीडम। और एक और चीज है कि ऐसा दिखने लगा कि पार्टीशन इज द ओनली थिंग जो, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर द पावर जब तक वो चीजें सेटल नहीं करती, और सेटल करने का एक ही तरीका उस समय समझ आ रहा था कि दैट इज पार्टीशन, और इसीलिए वो फाइनल इनएविटेबल चीज जो है वो फ्रीडम हासिल करने के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ रीजन दिए हैं। जैसा मैंने कहा था कि आपको ना तो ब्लेम कांग्रेस के ऊपर डालना है, ना ही जो है वो मुस्लिम लीग के ऊपर डालना है, एक बैलेंस्ड आंसर और लॉजिकल आंसर आपको देना है, तो ऐसा आपको करना था। इन केस यू नीड टू ड्रॉ कंक्लूजन, तो आप उसमें ये कहेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स की समरी आप दे सकते हैं कंक्लूजन में कि दीज वर द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से फाइनल वे आउट वाज ओनली पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो भी जो है वो उस समय की कंडीशंस जो बन गई थी उसकी वजह से वो फाइनल सॉल्यूशन बन के उभरा। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट एक और ऐसे ही 4 मार्कर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, हाउ हैज द ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 चेंज द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। ठीक है, ये देख लें एक बार, ये कितने मार्कर था, हाँ ठीक है 4 मार्कर ही था, बहुत छोटा था। वैसे तो देखो ये टॉपिक पर 8 मार्कर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, पर यहाँ पे आप देख लो ये 4 मार्कर पूछा गया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साई से जुड़ा हुआ कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी इसने बाउंड्रीज को कैसे बदल दिया। ठीक है, अब ये पूरा आप जो है ये रेफर कर सकते हैं, जो मैंने पूरा टेबल इसके अंदर डाल दिया है कि आप इसमें क्या जो है वो चीजें बेसिकली डायरेक्टिव को कैसे हैंडल करेंगे, देन उसके अलावा दूसरा स्कोप क्या क्या आप इसमें डाल सकते हैं आंसर के अंदर, और क्या आपको चीजें अवॉइड करनी है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, तो चलो अब मेन आंसर पे आ जाते हैं। मेन आंसर में क्या है, यहां पे देखें, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919, वर्साई की संधि साल 1919 में हुई। ये तो आपको शुरू में देना ही होगा, इंट्रोड्यूस करना है अबाउट इट। और ये कब हुई थी ये भी आपको बताना पड़ेगा। इट वाज साइंड जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। मकसद था एम टू वीकन जर्मनी एंड रीड्यू यूरोप्स पॉलिटिकल मैप, जर्मनी को कमजोर बनाना ताकि वो और कोई युद्ध दोबारा से ना शुरू कर दे, और दूसरा यूरोप का पॉलिटिकल मैप बदलना इसमें एक मकसद था। यूरोप की ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिल्कुल नए सिरे से बनाना इसका मकसद था। तो इसने नेशनल बाउंड्रीज को बदल के रख दिया, नए स्टेट्स क्रिएट किए गए और पुराने ओल्ड एम्पायर्स की शक्ल सूरत बदल गई। ठीक है, तो ये आप बताएंगे किसमें, इंट्रोडक्शन में। ठीक है जी, डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री चेंजेस, अब यहां पे जो एक्चुअली पेपर में जो क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। जर्मनी लॉस्ट एल्सेश एंड लॉरेन टू फ्रांस। एक जो रीजन था एल्सेश और लॉरेन का, जो बॉर्डरिंग रीजन था फ्रांस से लगने वाला, वो पूरा का पूरा चला गया फ्रांस को। ठीक है, एल्सेश और लॉरेन फ्रांस को चले गए। यूपेन मेलमेडी जो बेल्जियम से लगते थे वो बेल्जियम को मिल गए। ठीक है, ये विक्टोरियस थे फ्रांस और बेल्जियम, और इनको जो है वो ताकि एक बफर जोन क्रिएट हो जाए इन देशों का जर्मनी के साथ, तो इसलिए ये रीजन इनको दे दिए गए थे। एंड पोलैंड बना दिया गया, पोलिश कॉरिडोर बनाया गया था, डेंजिग को एक फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो ये आपने एक पॉइंट दे दिया। ये जर्मनी के लॉसेस थे, जो टेरिटरी जर्मनी ने लूज की थी वो सारे हमने इस पॉइंट में कवर किए। दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी जो देश था जर्मनी के साथ एक और जो हारे हुए पक्ष में, तो वो पूरा डिसॉल्व कर दिया गया था। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी सेपरेट स्टेट्स बन गए थे, और उसके अलावा काफी सारी टेरिटरीज चेकोस्लोवाकिया को दे दी गई थी, यूगोस्लाविया साउथ स्लाविक नेशंस क्रिएट किए गए थे, और रोमानिया को भी काफी सारे रीजन्स ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के दे दिए गए थे। यानी कि आप ये कह सकते हो ऑस्ट्रो हंगेरिया का डिवीजन इस तरीके से हुआ, बाउंड्री चेंजेस ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ, टेरिटरीज डिवाइडेड पूरे तरीके से। ब्रिटेन और फ्रांस ने जो टेरिटरीज कैप्चर की थी लेटर ऑन, देखो उस समय तो अगर ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात करें तो दे वर डिवाइडेड बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। इसमें आपको ये नहीं देना कि लेटर ऑन उसमें से डिफरेंट कंट्रीज क्रिएट हुए, वो बाद में हुए, उस समय नहीं हुए थे। तो इस समय द टेरिटरीज वर डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, बस इतना खत्म।
ठीक है, नए नेशंस जो बने थे, चेकोस्लोवाकिया वाज क्रिएटेड एज अ न्यू नेशन, पोलैंड वाज क्रिएटेड, इसमें रशिया का कुछ हिस्सा, रशियन एम्पायर का, जो उन्होंने 1917 में जब वो वॉर से विड्रॉ कर लेते हैं, जो जर्मनी ने उनका एरिया कैप्चर कर रखा था और जर्मनी का खुद का रीजन कुछ मिला करके पोलैंड को क्रिएट किया गया था। यूगोस्लाविया साउथ स्लाविक रीजन्स को यूनिफाई करके बना दिया गया, और साथ में कुछ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा, और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप भी जो है इसकी वजह से, ये इसी रीजन में ये तीनों बने थे ना, तो इसलिए रीशेप हो गए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है, ओवरऑल जब आप इस पे अगर आप कंक्लूजन लिखना चाहें, मान लो 8 मार्कर में आता है, तो क्या लिखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री सेटलमेंट था, इसने नए स्टेट्स क्रिएट किए, और इसमें अनदेखी हुई बहुत हद तक माइनॉरिटीज की। ठीक है, ये जो नई बाउंड्री लाइंस बनाई गई थी, ये इट वाज जस्ट टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशंस और ऑफ विक्टर अलायंसेस या विक्टर नेशंस, उनकी तरफ से बनाया गया था। इसमें जो हारे हुए देश थे या न्यू क्रिएटेड कंट्रीज थे, वहां पे रहने वाले लोगों की एथनिक जो है वो क्या डिविजन हैं, क्या उनकी मान्यताएं हैं, क्या कैसे वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, उस सबको इग्नोर किया गया था। दूसरा, यहां पर जो वॉर गिल्ट था वो सारा जर्मनी पे लादा गया था, दूसरी चीज कंक्लूजन में। और तीसरा आखिरकार क्या है कि दिस ऑल सम्स अप एंड फाइनली दे बिकम द रीजन ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें फ्रस्ट्रेटेड जर्मनी वाज गोइंग टू टेक रिवेंज, और ये जो रीजन्स थे जहां पर लोगों को लग रहा था, जो नए क्रिएटेड कंट्रीज थे, वहां पे माइनॉरिटीज के साथ अन्याय हो रहा है, तो दीज कंट्रीज आल्सो वेंट इन फेवर ऑफ जर्मनी एंड फाइनली रिजल्टेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन सोशलिज्म आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये था सवाल, ये भी 2016 के पेपर में था। अब देखें एक बार के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या। देखो, ये भी 4 मार्कर था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोशलिज्म अंडर वेंट मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। सोशलिज्म ने बहुत सारे बदलाव देखे, कोल्ड वॉर से भी इंफ्लुएंस हुआ, एक डीकॉलोनाइजेशन से भी प्रभावित हुआ, वेलफेयर स्टेट एक्सपेंशन उससे भी प्रभावित हुआ। ठीक है, और रेवोल्यूशनरी ज़ील जो है वो बेसिकली से मोर प्रैग्मेटिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ले ली उसने, जहां पहले एक बड़े बदलाव, रेवोल्यूशन के जरिए बदलाव जो है वो सोशलिज्म के मेन एजेंडा होते थे, उससे वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी जैसे एजेंडाज की तरफ चला गया। और साथ ही मतलब अब पहले के मुकाबले उसमें जो थी वो माइल्डर फॉर्म्स थी। सोशलिज्म एग्रेसिव सोशलिज्म नहीं था, या एक रेवोल्यूशन के जरिए पावर में बैठे हुए लोगों को हटाने की कोशिश नहीं थी। तो इसको अब समझ लेते हैं, चेंजेस इन सोशलिज्म। सोवियत ब्लॉक सबसे पहले, अब ये हर जगह ट्रू नहीं था जो मैंने बोला। देखिए, सोवियत ब्लॉक में क्या था, कम्युनिज्म का एक्सपेंशन हुआ। कम्युनिस्ट विचारधारा, जो कम्युनिज्म में होता क्या है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें पीजेंट्स हैं, जिसमें वर्कर्स हैं, जिसमें सोल्जर्स हैं, उनका एक ग्रुप जो पावर जो है वो अपने लिए हासिल करता है विद अ मोटिव टू स्प्रेड इक्वालिटी, और उसी के चलते इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कम्युनिज्म का एक्सपेंशन हुआ ईस्टर्न यूरोप में, जो यूएसएसआर के बहुत कंट्रोल में और प्रभाव में था। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म उभरा। ठीक है, जहां वेलफेयर स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, और सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो दीज कंट्रीज वर इन फेवर ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम, बट सोशलिस्टिक कुछ वो आइडियाज यहाँ पे उभरे, जैसे कि वेलफेयर स्टेट की तरह जो है वो सरकारों को काम करना चाहिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए। एशिया और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे सोशलिज्म ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को जन्म दिया। ठीक है, तो एशिया में जैसे नेहरू और नासिर ने जैसे इजिप्ट में किया, तो वहां पर एंटी कॉलोनियल रिजीम्स जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो वजूद में आई। डिक्लाइन ऑफ ऑर्थोडॉक्सी पोस्ट 1956, 1956 के बाद सोवियत मॉडल क्रिटिसाइज किया जाने लगा, जहां पर बड़ा एग्रेसिव रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म था। सोशलिज्म ने लोगों के हिसाब से अलग अलग रीजन में लोकल कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को ढाल लिया। मतलब जैसे आप कह सकते हैं इंडियन सोशलिज्म था कि जो सबसे
जो ऐसे लोग हैं समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको बराबरी का दर्जा देना, या फिर उनके लिए सरकार का पॉलिसी बनाना थ्रू रिजर्वेशन एंड डिफरेंट सिस्टम्स, जिसके जरिए सबसे दबे कुचले और निचले वर्ग को ऊपर लाना था। जहां एग्रेसिव सोशलिज्म या कम्युनिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें है कि रेवोल्यूशन के जरिए पावर में बैठे हुए लोगों को निकाल बाहर करना और निचले स्तर को ऊपर, निचले लेवल पर जो कम्युनिटीज हैं उनको ऊपर उठाना, ठीक है, लेकिन बड़े एग्रेसिव तरीके से, चाहे उसमें ब्लड शेड ही क्यों ना हो। बट ये ऑर्थोडॉक्सी जो थी ना सोशलिस्टिक कम्युनिस्टिक प्रिंसिपल्स की, ये खत्म होने लगी थी। ग्लोबल शिफ्ट देखें तो मिक्स्ड इकोनॉमीज पर ज्यादा अप्रोच थी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक ब्लेंड करके जो है वो ज्यादातर देश चलना चाहते थे, ठीक है। ओवर स्ट्रिक्ट कलेक्टिविज्म, मतलब ये है, स्ट्रिक्ट कलेक्टिविज्म सोशलिज्म में होता है कि भाई सब कुछ सरकार जो है वो करेगी, चाहे वो प्रोडक्शन हो और जो रिसोर्सेज हैं वो सब कलेक्ट करके फिर वो रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये सोशलिज्म का आइडिया था। बट इसके विपरीत एक नया आइडिया उभरना शुरू हुआ कि समहाउ सब चीजें सरकार ना कंट्रोल करके कुछ जो है वो प्राइवेट ओनरशिप को देगी और इसकी वजह से जो है वो लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और जहां जरूरत होगी सरकार वहां इंटरवेंशन करेगी, ठीक है। तो ये ग्लोबल शिफ्ट देखने को मिला, ठीक है जी। तो ये भी एक क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 2016 के पेपर में था। नेक्स्ट वाज एग्जामिन क्रिटिकली द फीचर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। इसमें भी हमने आपके हेल्प के लिए एक पूरा जो है वो दे दिया है कि इसमें कैसे डायरेक्टिव को आपको हैंडल करना है, फिर स्कोप क्या है और फिर क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इस क्वेश्चन पे। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो, एग्जामिन क्रिटिकली द फीचर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। एग्जामिन क्रिटिकली आ गया पहले तो डायरेक्टिव, और फीचर्स डिस्कस करेंगे मेन बॉडी में, ठीक है। तो फीचर्स भी डिस्कस करने हैं और उसको क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है। तो दो चीजें हैं यहां पर। अब देखो शुरू करते हैं। डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रोसेसेस ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन 20वीं शताब्दी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रोसेस था, खास तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही जो है वो स्पीड अप होता है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। और इससे हुआ क्या, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ एशियन, अफ्रीकन और कैरेबियन नेशंस का। मतलब वो कॉलोनीज जो वेस्टर्न यूरोपियन देशों के द्वारा कॉलोनाइज की गई थी, ये अब पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली लिबरेट हो गई, ठीक है। किससे? वेस्टर्न यूरोपियन नेशन से। कहां? एशिया में भी, अफ्रीका में भी और कैरेबियन आइलैंड्स पर भी। तो ये सब देश जो है आजाद हुए हर सेंस में, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है। और इससे उनके यहां पर सोवर्निटी यानी हर तरीके से फैसले लेने का अधिकार उनके हाथ में आए। प्रोसेस अनइवन था, हर जगह सेम या स्मूथ नहीं था, और इसमें चैलेंजेस भी थे, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया डीकोलोनाइजेशन को पहले इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि फीचर्स ही तो डिस्कस करने हैं, यही तो क्वेश्चन की मांग है, और साथ में क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी है, एग्जामिन क्रिटिकली है, ठीक है। तो इसी वजह से रैपिड प्रोसेस पहला पॉइंट फीचर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन में पहला तो है जी रैपिड प्रोसेस था। ग्रेजुअल, अनलाइक ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब देखो, जब कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ था तो कॉलोनीज एकदम नहीं स्थापित हो गई थी पूरी दुनिया भर में यूरोपियंस की। एक जगह कॉलोनाइज किया, फिर दूसरी जगह किया, धीरे धीरे ग्रेजुअली कॉलोनाइज करते चले गए और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में कॉलोनीज स्थापित की। लेकिन उससे अलग डीकोलोनाइजेशन एकदम ऐसे हुआ था जैसे एक आप कार्ड ट्रिकल डाउन करे, सारे फट 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 करके गिरते हैं, ठीक है। तो वो हुआ ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनिज्म के अगेंस्ट डीकोलोनाइजेशन 1945 के बाद बड़ी तेजी से हुआ, स्विफ्टली हुआ और कंप्लीट हो गया अगले 2 दशकों में। ज्यादातर देश जो है वो डीकोलोनाइज हो गए विद इन नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स, ठीक है। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो क्या था उस समय, 2 बड़े देश बन के उभरे। जो यूरोप की जो लॉसेस हुए थे उसकी वजह से फ्रांस और ब्रिटेन अपनी हेजेमनी लूज कर देते हैं। 2 बड़े कोर ग्रुप्स बन के उभरे आगे चल के, जो कोल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व हुए, यूएसएसआर एंड यूएसए। तो दोनों, यूनाइटेड नेशंस भी जो है और साथ में वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकारों को सपोर्ट करने लगा कि
हर जगह, हर देश को यह अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं, अपने कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे नेशनलिस्ट क्लेम्स जो हैं वो स्ट्रांग हुए। और जैसा मैंने बताया था कि वीक पड़ गया क्या, अगला पॉइंट, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ यूरोप, ठीक है। वॉर की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पावर्स जो है उनके पास रिसोर्सेज नहीं बचे, और इतने बड़े एम्पायर्स को वो नहीं चला सकते थे, इतनी सारी कॉलोनीज को वो नहीं जो है वो मैनेज कर सकते थे। तो ये उनकी वीकनेस थी जिसकी वजह से। और दूसरा, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म। पॉपुलर मूवमेंट्स जैसे जो अलग अलग जगह शुरू की गई, गांधी, नक्रूमा, सुकार्नो, इंडोनेशिया, इंडिया एंड अफ्रीका में, सब जगह इन सब ने अपने यहाँ पे नेशनलिस्ट जो है वो मूवमेंट्स जो हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया था, बल दिया था। नतीजा था वहां आजादी की डिमांड उठने लगी, और इसी वजह से इट वाज डिफिकल्ट फॉर कॉलोनियल पावर्स टू कंट्रोल देम, देयर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स वाज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। उसके अलावा कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट, यूएसए, यूएसएसआर, जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने डीकॉलोनाइजेशन को सपोर्ट किया, इन्होंने प्रेशर बनाया यूनाइटेड नेशन की तरह ही, और इन्होंने खास तौर पे डीकॉलोनाइजेशन को जो है आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब चैलेंजेस, क्योंकि क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना था तो चैलेंजेस एक पॉइंट अलग से हम इसमें ऐड करेंगे मेन बॉडी में, कि ज्यादातर नए नेशंस दे फेस्ड पार्टीशन लाइक इंडिया, पाकिस्तान, एंड एथनिक स्ट्राइफ, मतलब कई जगहों पे एथनिसिटी की जो है वो समस्याएं आने लगी कि एक जैसी एथनिसिटी के लोग एक साथ नहीं थे, या फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। वीक इंस्टीट्यूशन स्थापित हुए काफी जगहों पर, मतलब जो देश या सरकारें स्थापित हुई वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज की हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान एज देखो वाज अ कंट्री फेस इंस्टेबिलिटी, ठीक है। इंडिया भी अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली कोई सुपर जायंट नहीं बन गया जैसे ही आजाद हुआ, तो बहुत सारी तौर पे हम कह सकते थे तो वीक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए, और एंड डिपेंडेंसी ऑन फॉर्मर कॉलोनियल इकोनॉमीज। अब इसमें इंडिया इज एन एक्सेप्शन जिसने डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं बनाई फॉर्मर कॉलोनीज पे, लेकिन बहुत सारे अफ्रीकन देश थे जो किसी ना किसी तरीके से अपने कॉलोनाइजर पे बहुत हद तक डिपेंडेंट थे, तो जिसकी वजह से उनकी डिपेंडेंसी बनी रही, वीक इंस्टीट्यूशंस जो स्थापित हुए थे उनके यहाँ पे, उसकी वजह से। कंक्लूजन हम अगर देखें इसमें, तो डीकॉलोनाइजेशन ने सेंचुरीज की फॉरेन डोमिनेशन को खत्म किया और क्रिएट किए सोवन कंट्रीज जो अपने फैसले खुद ले सके, और लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन से फ्री नहीं थे, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉब्लम्स तो इन देशों में रही सोवर्निटी हासिल करने के बाद भी और कॉलोनियल कंट्रोल खत्म होने के बाद भी, और ऑल्दो इट इंश्योर्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, बट स्ट्रगल जो थी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो थी, अथॉरिटेरियनिज्म जो थी, मतलब देखो स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, इकोनॉमिक डिपेंडेंस कॉलोनाइजर स्टेट पर बनी रही जो बाद में डीकॉलोनाइज करके चले गए। ऊपर से ऐसी गवर्नमेंट्स आ गई जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स कई देशों में, जो बहुत डिक्टेट करने लगी टर्म्स को, और नियो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस भी एस्टैब्लिश हुआ। मतलब यानी कि चाहे कॉलोनियल रूल चला गया, लेकिन एक सेक्ट या एक कम्युनिटी या एक पावरफुल ग्रुप ज्यादातर डीकॉलोनाइज देशों को कंट्रोल करने लगे। तो ये भी कोई बहुत बड़ा, कोई लोगों की लाइफ पर कोई बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। ओवरऑल द कंडीशंस रिमेन्ड सेम, ठीक है। तो ये आप कंक्लूजन यहां लिख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वाज द कांग्रेस एजेंडा ऑफ नेशनल यूनिटी वाज अंडरमाइंड बाय द इवेंट्स बिटवीन 1937 एंड 1939। अगला सवाल क्या है? अब ये 20 मार्कर था जो आपका 2016 में पूछा गया था, 20 मार्कर 400 वर्ड्स में पूछा जाता था। तो इसमें ना हम थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली। लेकिन आज के हिसाब से आप उसको थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हो 8 मार्कर और 12 मार्कर में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। पर इसमें ज्यादा पॉइंट्स दिए हमने, आप उनको कम कर सकते हो, ठीक है जी। तो कांग्रेस एजेंडा ऑफ नेशनल यूनिटी वाज अंडरमाइंड बाय द इवेंट्स बिटवीन 1937 एंड 1939, also highlight the Congress responsibility for it, ठीक है। एक चीज है कि कांग्रेस का एजेंडा जो था ना, सवाल क्या कहता है, ऑफ नेशनल यूनिटी, ये अंडरमाइन हुआ कुछ इवेंट से जो घटे 1937 से 39 के बीच में, ठीक है। तो ये तो आपको बताने पड़ेंगे कौन से इवेंट्स, ठीक की बात हो रही है, आप इससे क्या समझ रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा। आप ये नहीं कि उसके बारे में सीधा लिखना शुरू कर दें। ऑल्सो हाईलाइट द कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट।
ठीक है, कि जो इवेंट्स हुए उसके लिए कांग्रेस कैसे रिस्पॉन्सिबल थी, ये भी आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, चलो अब आंसर में पहले उस पीरियड के बारे में और उसकी जो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस वो थोड़ा सा बता देते हैं। कांग्रेस अंडर गांधी एंड नेहरू consistently emphasized national unity as foundation of Indian freedom struggle. तो कांग्रेस विच वाज अंडर गांधी जी एंड नेहरू वो उस समय नेशनल यूनिटी पे बहुत जो है वो एम्फेसाइज करते थे। बट द इयर्स 1937 टू 39 इसने कम्युनल डिवीजन जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, कम्युनल डिवाइड को बढ़ाया, मिसट्रस्ट पैदा किया कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दूसरे ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, एंड द पीरियड ऑफ कांग्रेस प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज मेनली 1937 में हुए थे इलेक्शंस, है ना। इलेक्शंस के बाद 9 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस किसी तरीके से कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही थी। मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस वर डोमिनेटेड बाय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, और यहां पे होता क्या है कि ये पीरियड जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का था आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अनुसार ही 1937 में इलेक्शन हुए थे। ठीक है, और लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई इस पीरियड में उसमें हिंदू मुस्लिम टेंशन देखने को मिली। अब देखो एक चीज बता दूं, क्योंकि इट वाज अ 20 मार्कर, तो इसमें ना हम पूरी रूपरेखा बता देते हैं। इसमें यह भी बता देते हैं कि क्या क्या हुआ इस पीरियड में। हिंदू मुस्लिम टेंशन हुई, रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज बाद में 1939 में, इसने कांग्रेस के जो एजेंडा को आगे बढ़ाने में एकदम से इंपैक्ट कर दिया, क्योंकि अच्छा भला वो आगे काम कर सकते थे, बट उनको 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के चलते रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, तो कांग्रेस इटसेल्फ कैरिड पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज सेटबैक्स। अब यानी कि जो कुछ भी गलत हुआ इस पीरियड में और इसके बाद, उसके लिए बहुत हद तक कांग्रेस भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराई जा सकती है इन सेटबैक्स के लिए। ठीक है, पर ओवरऑल ये नहीं आप ये कह दो कि तो ओनली रिस्पॉन्सिबल, ये आपने नहीं लिखना है कहीं भी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि बैलेंस आंसर होना चाहिए। आप किसी भी एक ग्रुप के ऊपर या किसी जो है आप पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो ब्लेम ऐसे नहीं डालेंगे, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है फिर। ठीक है, अब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड देयर पॉलिसीज। पहले 1937 इलेक्शंस की बात करते तो कांग्रेस सिक्योर्ड मेजॉरिटी ऑफ 6 प्रोविंसेस। ठीक है, तो क्योंकि अब ये 400 वर्ड्स 20 मार्कर था, तो इसमें हम पूरा बता देंगे कि हुआ क्या कि 1937 से 39 के बीच में कांग्रेस ने मेजॉरिटी 6 प्रोविंसेस में हासिल कर ली। ठीक है, जैसे एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस लाइक यूपी, बिहार, बॉम्बे एंड मद्रास। तो कुछ और प्रोविंसेस में भी वो सरकार बनाने में सफल रहे, 6 में तो उनको मेजॉरिटी थी। ठीक है, फिर उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, एजुकेशन में, खेतीबाड़ी में अग्रेरियन रिलीफ्स दिए, सिविल लिबर्टीज के लिए कुछ कानून लेकर आए, प्रोहिबिशन रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव गवर्नेंस। ठीक है, कुछ चीजों पे रोक भी लगाई। ठीक है, अब एलिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो इस पीरियड में कांग्रेस के मिनिस्टीरियल रूल के अंदर जो दिखाई पड़ती है। रिफॉर्म्स के बावजूद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को अक्यूज किया, इसको कांग्रेस राज कहा। ठीक है, जिसने हिंदू सिंबल्स को जैसे वंदे मातरम को पॉपुलराइज किया, यूज ऑफ गांधी पोर्ट्रेट ये बहुत ज्यादा किया गया था, गौ हत्या पर जो है वो बैन लगाया गया। तो ये एक तरीके से ये दिखाया गया कि कांग्रेस राज इज जस्ट लाइक अ हिंदू राज। आप ये कह सकते हैं कि उनका जो राज था वो हिंदू कम्युनिटी को आगे बढ़ाने वाला था, या हिंदू कम्युनिटी के स्पेसिफिक विशेष ही वो सारी चीजें और कानून जो है वो बना रहे थे। और इन्हीं परसेप्शंस के बढ़ जाने की वजह से कांग्रेस का क्लेम जो था ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडियंस, ये वीक पड़ गया। ठीक है, तो रीजन एलिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज। दूसरा, इसी पीरियड में ग्रोथ ऑफ मुस्लिम लीग 1937 से 39 या इसके आफ्टर इफेक्ट के तौर पे, अंडर जिन्ना मुस्लिम लीग रीवाइटलाइज्ड, अपने आप को मुस्लिम लीग ने ऊपर उठाया। जहां 1937 के इलेक्शंस में उनको कोई भी ज्यादा प्रोमिनेंट सीट्स नहीं मिली थी, कहीं पर भी वो सरकार नहीं बना पाए थे। ठीक है, इस पीरियड में और इसके बाद मुस्लिम लीग अपने आप को रिवाइटलाइज कर लेती है, अपने आप को स्ट्रेंथन करती है और अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करती है कि दे आर द सोल गार्डियंस ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट। मतलब मुसलमानों के हितों को आगे रखने वाले अगर कोई हैं तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग है। कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाने
पर भी जो उन्होंने इनकार किया था मुस्लिम लीग के साथ कुछ प्रोविंसेस में, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस, इसने भी मुस्लिम एलिनिएशन को बढ़ा दिया था। यानी कि जहां मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस गवर्नमेंट बना सकती थी, वहां कांग्रेस ने इससे पीछे हटे, डिस्पाइट देयर अर्लियर प्रोमिसेस ऑफ लखनऊ पैक्ट और अलग अलग जगह। तो ये एक तरीके से ऐसा था कि जिसने मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरीके से दिखाया कि कांग्रेस इज बैक ट्रैकिंग फ्रॉम देयर प्रोमिसेस। ठीक है, तो वो वहां पे दिखने लगा। ठीक है, लीग ने जो ग्रीवेंसेस थे उनका फायदा उठाया और कांग्रेस रूल को इस तरीके से दिखाया कि दिस इज हिंदू डोमिनेशन, और यहां से उन्होंने एक ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया अपने टू नेशन थ्योरी का, कि अगर कांग्रेस राज आएगा तो सिर्फ एक ही वर्ग या एक ही कम्युनिटी डोमिनेट करेगी, और इसीलिए वी कैन नॉट स्टे विद ईच अदर एंड वी नीड टू सेपरेट स्टेट्स। ठीक है, तो इसीलिए टू नेशन थ्योरी पर वो फिर अपने इस ग्राउंड वर्क को तैयार कर पाए। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का आउटब्रेक हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के आउटब्रेक के साथ ब्रिटिश डिक्लेयर्ड इंडिया एज पार्टिसिपेंट विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स। तो पहली चीज कि इंडियंस के साथ कोई पार्टी जो है वो कंसल्टेशन नहीं हुई थी, बस इंडिया को उसमें पार्टिसिपेंट बना दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। नतीजा था कांग्रेस ने डिमांडेड अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एम्स एंड प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि आप वॉर के मकसद क्या हैं उसका क्लियर जो है वो डिक्लेरेशन करें, और अगर आप हमें आजादी देने की बात पर अग्री करते हैं तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बट जब सरकार ने रिफ्यूज किया, और तो इस पर कांग्रेस प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज ने अक्टूबर 1939 में रिजाइन कर दिया था। ठीक है, और इस मूव ने एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया, और इसको मुस्लिम लीग जो है उसने भरने की कोशिश की बाय रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज ऑल्टरनेटिव वॉइस। ठीक है, और डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 ये मोहम्मद अली जिन्ना ने सेलिब्रेट किया, और इससे बेसिकली कम्युनल डिवाइड जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बेसिकली फाइनल, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के यहां पर जो कहता है ना, ये देखो हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था, ऑल्सो हाईलाइट द कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। ठीक है, तो ये हम यहां पर सेकंड पार्ट का कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट थिंग, कांग्रेस फेल्ड टू अकोमोडेट मुस्लिम लीग इन प्रोविंशियल पावर शेयरिंग। पहली चीज, जहां वो पावर शेयर कर सकते थे मुस्लिम लीग के साथ, वहां नहीं की, और वो उनका फेलियर था। दूसरा, यूज ऑफ हिंदू सिंबल्स, हर जगह उन्होंने हिंदू सिंबल्स का यूज किया, और इसने माइनॉरिटीज को एलिनिएट किया। ठीक है, सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ने में और मदद की। ठीक है, और जब रेजिग्नेशन हो गया मिनिस्ट्रीज का, ठीक है, ऑल्दो वो मॉरल ग्राउंड्स पे जस्टिफाइबल था या सही था, पर इससे लीग को आगे बढ़ने का मौका मिला, और कांग्रेस ने जो रेजिग्नेशन करके जो वैक्यूम क्रिएट कर दिया था उसको भरने का मौका मिला, और अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करने का मौका मिला कि वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद मुस्लिम राइट्स, एंड हम ही जो है वो मुस्लिम हितों के लिए काम करने वाले एक संस्था है। कंक्लूजन के तौर पे हम देखें तो 1937 से 1939 का पीरियड, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है कांग्रेस के क्लेम में टू रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस। ठीक है, व्हाइल इट्स मिनिस्ट्रीज परस्यूड प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स, इसकी मिनिस्ट्रीज ने प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स किए, पर फिर भी माइनॉरिटी एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और मुस्लिम लीग ने जैसे ही कांग्रेस ने रिजाइन किया उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। ठीक है, ओवरऑल आपने यहाँ पे समअप ही करके लिखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो वो हमने वैसे भी मेन बॉडी में सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी हो गया सब कुछ। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स पेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट? क्योंकि ये अब जो पेपर है ये कौन सा है, ये है 2017 का पेपर। ठीक है, तो ये 2017 के पेपर में जो सवाल पूछे गए थे हम उसको एक बार देख लेते हैं। आपको सवाल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसमें करना क्या है कि मीनिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों टर्म्स का आपको देना होगा। ठीक है, और ये दोनों यूएसएसआर से जुड़ी हुई पॉलिसीज हैं, मिखाइल गोर्बचेव की 1980s की, तो उनको आपको बताना है और डेफिनेशंस देनी होंगी आपको इसमें जरूर। ठीक है, तो हम आ जाते हैं। तो
आ जा इसके आंसर पर मेन जो हमने लिखा है। तो यहां से इन द मिड 1980s, पहले तो आप बताएंगे कि सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत के जो सुप्रीम लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने मेजर रिफॉर्म्स किए थे ताकि डिक्लाइनिंग जो यूएसएसआर इकोनॉमी है उसको वापस उठाया जा सके, या कुछ उनके जो सिस्टम को जो है वो रिवैम्प किया जा सके। दो सेंट्रल पॉलिसीज उन्होंने अपनाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लानोस्ट, ठीक है, जिसने सोवियत पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को आगे रीशेप किया या उसके अंदर बदलाव किए। पहला पेरेस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग को बोलते हैं, इसका मतलब ही होता है रशियन लैंग्वेज में रीस्ट्रक्चरिंग। इसका मकसद था एम्ड एट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है, इस तरीके से जो है वो प्लानिंग की जाए, डिसेंट्रलाइजेशन उसका किया जाए, जिससे कि बदलाव हो सके और लोकली रिसोर्स जो है वो प्रोड्यूस भी किया जा सके और यूटिलाइज भी किया जा सके, सेंट्रल अथॉरिटीज पे डिपेंडेंस ना हो। अलाउड लिमिटेड मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है, इसने प्राइवेट एंटरप्राइज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो इसने लिमिटेड जो पहले क्या पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट विल मैन्युफैक्चर एवरीथिंग, गवर्नमेंट विल कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज, तो वो उसको थोड़ा सा बदला, मार्केट मैकेनिज्म को और अलाउ किया गया, यानी कि वही डिमांड एंड सप्लाई वाले रोल को जो है वो आगे आने दिया गया। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ही जो है वो बढ़ावा दिया जाने लगा। तो यानी सम काइंड ऑफ कैपिटलिज्म टू एन एक्सटेंट वाज अलाउड, ठीक है, तो ताकि कम से कम इकोनॉमिक कंसर्न जो है वो उनसे डील किया जा सके जो पैदा हो गए थे सोशलिस्टिक पॉलिसीज की वजह से। इंटेंट टू मॉडर्नाइज इंडस्ट्री एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, मकसद था कि मॉडर्नाइज किया जा सके इंडस्ट्री को, ये एक उस समय इरादा था, और एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए, ठीक है, तो ये पेरेस्ट्रोइका था। अब ग्लानोस्ट, इसमें प्रमोटेड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओपननेस इसका मतलब होता है रशियन लैंग्वेज में, कि इसका मतलब कि गवर्नेंस में जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जवाबदेही तय की जाए और फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। उसके अलावा सेंसरशिप को रिड्यूस किया गया, पब्लिक डिबेट को एनकरेज किया गया, जैसे कि कम से कम कि अगर इफ समथिंग इज नॉट फेयर फॉर अ कम्युनिटी और अ ग्रुप तो दे कैन रेज देयर वॉइसेस, ठीक है, पब्लिक डिबेट्स को एनकरेज किया गया, करप्शन को एक्सपोज किया जाने लगा। तो ये जो थी जो पॉलिसी ग्लानोस्ट में था, ठीक है। उसके अलावा स्पार्क डेमोक्रेटाइजेशन बट आल्सो अनलीस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत सिस्टम, ठीक है, तो इसने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया और सोवियत सिस्टम के में जो कमियां थी उसको भी क्रिटिसाइज किया, जो पहले नहीं होता था। सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल्स के तहत जो गवर्नमेंट जो तय करती थी उसको क्रिटिसाइज किया जाता था, उसे टॉलरेट नहीं किया जाता था। टुगेदर दे एक्सेलरेटेड यूएसएसआर's कोलैप्स, ठीक है। अब ओवरऑल ये कहें कि इससे क्या हुआ कि जब आपने रीस्ट्रक्चरिंग की, आप अपने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से अलग हटके रीस्ट्रक्चरिंग पेरेस्ट्रोइका में आप चले गए कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल्स की तरफ, तो ना तो आप सोशलिस्टिक पे टिके ना ही कैपिटलिस्टिक पे। ओपननेस, आप जहां आपने पहले बहुत हद तक जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के तहत चीजों को कंट्रोल किया था, अचानक से, और उसमें बहुत सारी इविल्स थे, आपने जब जैसे ही ओपन किया तो वो सब एक्सपोज होने लगे, और ये एक्सपोज होने की वजह से अब क्या था कि पुराना सिस्टम वो कोलैप्स करना ही था, ठीक है। ऑल्दो ये कोलैप्स टाइमली था, अगर हम इसके कंक्लूजन को भी लिखना चाहें तो फॉर द लॉन्ग टर्म इट दे वर गुड, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि उस समय के लिए चाहे ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स करता है, सोवियत यूनियन कोलैप्स करता है, क्योंकि ये एक्सपोज कर देता बहुत सारी चीजों को, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज बेटर फॉर सोवियत एंड रशियन सोसाइटी कि भाई वहां पर रीस्ट्रक्चरिंग हो, वहां पे ओपननेस आए, वहां पर जो है वो समाज में बदलाव आए, तो उसके लिए तो अच्छा था। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए देन इट इज गुड, ठीक है। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, बट ऑल्दो इट वाज नॉट आस्क्ड, और ये एक 4 मार्कर था तो हमने इतना ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और 4 मार्कर जो था, डिस्कस मुसोलिनीज पॉलिसी टुवर्ड एबिसिनिया, एबिसिनिया इज इथियोपिया एंड स्पेन, ठीक है। मुसोलिनी इटली के जो है वो रूलर,
उनकी पॉलिसी जो आपको डिस्कस करनी थी इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूं। बेनितो मुसोलिनी फासिस्ट डिक्टेटर थे, फासिज्म के प्रमोटर माना जाता है इनको, ठीक है। तो इन्होंने एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज जो है वो शुरू की थी 1930s में, तो ताकि इटली की पावर को एक्सपैंड किया जा सके और रोमन एम्पायर, जो इटली की कैपिटल रोम थी, उसको रीएस्टैब्लिश किया जाए, हिस्टोरिकल रोमन एम्पायर को। ये उन्होंने लोगों को सपना दिखाना शुरू किया था। एबिसीनिया इथोपिया, जो पहले कभी इटली के अंडर कंट्रोल में था और 1930s में उसको दोबारा री अटैक करके अपने कंट्रोल में लिया। और स्पेन पर जो उनकी पॉलिसी थी उस पर हम यहां पर चर्चा करेंगे मेन बॉडी में, क्योंकि वही आस्ट है, वही जो है वो क्वेश्चन की मांग है। पॉलिसी टुवर्ड्स एबिसीनिया, invaded Ethiopia in 1935. अब although Ethiopia gained independence from Italy in 1897, it was formerly a colony of Ethiopia, but जब से इटली जो है वो इकोनॉमिकली कमजोर पड़ा था तो 1897 में इथोपिया आजाद भी हो गया था। बट मुसोलिनी ट्राइड एंड इन्वेडेड टू इथोपिया इन 1935, और जो लीग ऑफ नेशंस के जो प्रिंसिपल थे उसको उसने वायलेट किया और दोबारा से उसे कैप्चर करने की एग्रेसिव कोशिश की। ब्रूटल टैक्टिक्स यूज किए, इवन केमिकल वेपन्स भी उसने यूज किए। उसने अदिस अबाबा जो कैपिटल थी उस पर 1936 में कब्जा कर लिया, डिक्लेयरिंग इट पार्ट ऑफ इटालियन ईस्ट अफ्रीका। तो ये उसकी एबिसीनिया की पॉलिसी थी या इथोपिया की पॉलिसी थी, ठीक है। स्पेन की तरफ उसने जो सपोर्टेड फ्रैंको ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर, ठीक है। अब स्पेनिश सिविल वॉर जब हुई तो जो बेसिकली जो फ्रेंच आप ये कह लीजिए कि लोग थे या ग्रुप था धड़ा, उसको उन्होंने सपोर्ट किया उस वॉर में। सेंट ट्रूप्स आर्म्ड एंड एयरक्राफ्ट टू एस्टैब्लिश अ फासिस्ट चलाए, अपने हथियार, गोला बारूद, एयरक्राफ्ट भेजे ताकि वहां पर ऐसी सरकार स्थापित हो जो उनकी फासिस्ट गवर्नमेंट की अलाई बन सके। और इसके साथ ही उन्होंने हिटलर के साथ भी टाइज एस्टैब्लिश किए ये करके, ठीक है। तो ये उनकी पॉलिसीज थी। ओवरऑल अगर हम ये देखेंगे, जब हम इसका अगर मान लो आपको 8 मार्कर में या 12 मार्कर में इसकी आगे देखना पड़ेगा कि मुसोलिनी की जो पॉलिसीज थी ये एग्रेसिव जो है वो कैप्चरिंग ऑफ टेरिटरीज और ऊपर से फासिस्ट रिजीम को स्प्रेड करना और लोगों को एक फेक ड्रीम दिखाना, ये सब एक बबल था जो आगे चल के बर्स्ट होना ही था, ठीक है। तो ये आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेजर कॉज फॉर एमर्जेंस ऑफ इंपीरियलिज्म, कमेंट, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेजर कॉज फॉर एमर्जेंस ऑफ इंपीरियलिज्म, ये क्वेश्चन है और इस पर आपको कमेंट भी करना है। ये एक 8 मार्कर था जो पूछा गया था पेपर में 2017 के। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे आपको हैंडल करना था। देखो, इसने क्वेश्चन में अगर आप एक बार फिर से देख लें, क्वेश्चन को थोड़ा देखें तो क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेजर कॉज फॉर द इमरजेंस ऑफ इंपीरियलिज्म, कमेंट, डन। अब इसमें देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले वो है क्या, ये 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था ब्रिटेन में और फिर पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया, ठीक है। ये तो पहले लाइन में आपको इंट्रोड्यूस इसको करना ही है ऐसे, ठीक है। और इसने बहुत सारे चेंजेस किए प्रोडक्शन के तरीके में, टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में, और बहुत सारे बदलाव लेकर आया ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी इसने मॉडर्न इंपीरियलिज्म को भी स्ट्रेंथन किया और इससे इंडस्ट्रियल नीड्स जो हैं वो उनको पूरा करने के लिए इंपीरियलिज्म जो है वो बेसिकली एक नीड बन गया और ग्लोबल एक्सपेंशन भी उसी के कारण जो वो पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि देखो सवाल को अगर आप देखें तो इंपीरियलिज्म के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल था, तो यही हमने इंट्रोडक्शन में उन दोनों के बीच में लिंक एस्टैब्लिश किया, ठीक है। अब इसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंपीरियलिज्म उन दोनों के बीच के लिंक्स, पहली चीज क्या है, इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या था कि रॉ मटेरियल चाहिए थे। भारत, इंडिया,
एशियन टेरिटरीज, अफ्रीकन टेरिटरीज, वहां से कॉटन, कोल, मिनरल्स चाहिए थे। और उसके लिए ये जो कॉलोनियल पावर्स थी, ये रीजनल रूलर्स से परमिशन लेने पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे। तो इसीलिए मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करनी थी और उसके लिए मार्केट्स पर कंट्रोल चाहिए था। तो नतीजा था इकोनॉमिक मोटिव्स जो थे ना, उसकी वजह से उन्होंने अपने यहाँ की सरकारों पर, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट थे उनके बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल्स थे उनकी गवर्नमेंट्स में, वेस्टर्न यूरोपियन गवर्नमेंट्स में, तो उन्होंने अपनी सरकारों पर दबाव बनाए फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन, ताकि अगर वो ऐसा करते हैं तो मार्केट्स का एक्सेस उन्हें हो जाएगा। मान लीजिए ब्रिटेन में अगर ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत पर नियंत्रण ले लेती है, तो उनके रॉ मटेरियल और मार्केट्स वो उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाएंगे, अपने हिसाब से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जितना मर्जी कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दूसरा, इन्वेंशन जैसे स्टीम शिप्स, रेलवे, टेलीग्राफ, इसकी वजह से कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कंट्रोल डिस्टेंट कॉलोनीज पे आसान हो गया। सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी जैसे मशीन गन्स और आयरन क्लैड शिप्स ने यूरोपियन पावर्स को डोमिनेंट बना दिया। ठीक है, आगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सॉट सिक्योर आउटलेट फॉर सरप्लस कैपिटल। अब देखो, तो बेसिकली दूसरी चीज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी दूसरे पॉइंट में, तो उसकी वजह से ना दूर दूर तक कॉलोनीज को कंट्रोल करना आसान हो गया, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों ने। और आगे जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनी, मशीन गन्स और आयरन क्लैड शिप्स, इसने यूरोपियन पावर को और ज्यादा मजबूत बना दिया और इंपीरियलिस्ट एंडेवर्स को हासिल करने में बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। अब जो पैसा कमा रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। जो सरप्लस कैपिटल आई उसको उन्होंने यूज किया कॉलोनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जैसे रेलवेज और पोर्ट्स बनाने में। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल पावर्स जो थी उन्होंने एक दूसरे के साथ कंपीट किया कॉलोनीज के लिए, और एंड मार्क ऑफ प्रेस्टीज एंड सिक्योरिटी लिंकिंग इंपीरियलिज्म विद नेशनलिज्म। अब एक चीज है, सब यूरोपियन देश, वेस्टर्न यूरोपियन, अब एक कंपटीशन में एक दूसरे के साथ लग गए। ठीक है, अब उनके प्रेस्टीज का भी सवाल था, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कब्जाना और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को कब्जाना, ताकि अपनी सिक्योरिटी कम से कम इंश्योर कर सके। और इसी वजह से उसको वो समहाउ लिंक कर देता है उनके नेशनलिज्म से, कि इससे हमारी सिक्योरिटी और हमारे इकोनॉमिक गेन्स जो है वो सिक्योर हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से वो इस कॉलोनियल एंडेवर्स को या इंपीरियल एंडेवर्स को पूरा करने में सफल हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उसे बहुत हद तक बैकएंड पे सपोर्ट किया। वही आपने कंक्लूजन में लिखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो है वो एक ड्राइवर की तरह साबित हुआ। उसने इंपीरियलिस्टिक एंडेवर्स को बहुत सपोर्ट किया, इकोनॉमिकली भी, ठीक है, रिसोर्सेज भी दिए, मार्केट भी जो है वो कैप्चर करने के लिए मोटिवेशन दिया, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है, जो सरप्लस इन्वेस्टमेंट थी उसके लिए भी वो ग्राउंड्स बने। और इसी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको हम इंपीरियल एक्सपेंशन से कभी सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो relation between religion and politics has been a subject of controversy since long. Analyze Gandhi's view on this issue. ठीक है, ठीक है जी। अब ये देख लेते हैं हम आगे। देखो, यहां पे पूछा क्या गया है कि रिलेशन बिटवीन रिलीजन यानी धर्म और राजनीति हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी सिंस लॉन्ग। मतलब धर्म और राजनीति का जो रिलेशन है वो हमेशा कंट्रोवर्सी का एक विषय रहा है बहुत लंबे समय से। अब इस पे गांधी जी के विचार क्या थे धर्म और पॉलिटिक्स के बीच के रिलेशन पर? ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज जनरेटेड अ डिबेट। मतलब धर्म और राजनीति के बीच में जो भी संबंध है उसको लेकर हमेशा डिबेट रही है, और अलग अलग इस पे कोर ग्रुप्स के अलग अलग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं। ठीक है, तो कई पॉलिटिकल थिंकर्स ने ये कहा है कि सेपरेशन होना चाहिए बिल्कुल धर्म का और राजनीति का, ताकि धर्म का मिसयूज ना किया जा सके। एक ग्रुप कहता है कि धर्म जो है
वो मॉरल कंपस होता है पॉलिटिक्स का। धर्म ही उसको सही राह दिखाता है पॉलिटिक्स को, ठीक है। तो ये दूसरा ग्रुप कहता है, तो मतलब दो अलग सेपरेटिंग आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान महात्मा गांधी ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया और उन्होंने धर्म और राजनीति को ओपनली एक दूसरे से लिंक किया। उनके हिसाब से धर्म यानी रिलीजन वाज नॉट अबाउट डोगमा और सेक्टेरियनिज्म, अबाउट मोरालिटी, ट्रुथ एंड एथिकल कंडक्ट इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि धर्म ये नहीं है कि वो एक आपको इस तरीके के बंधनों में बांधता है कि जब सिर्फ आप सच बोलें तो वो सिर्फ धर्म की वजह से बोलते हैं, जब आप अपनी मोरालिटी प्रैक्टिस करते हैं तो वो धर्म की वजह से करते हैं, एथिकल कंडक्ट जो लोगों के सामने दिखे तो वो भी सिर्फ धर्म की वजह से करते हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि सिर्फ धर्म का काम यही नहीं है कि आपको कुछ बंधनों में बांधना जिससे कि आप जो भी सच बोलना या सही कार्य करते हैं तो वो सिर्फ उसकी वजह से करते हैं। उनका जो मानना था, हिज अप्रोच ऑल्दो ओवरऑल जब हम बात करेंगे इसकी तो वो कंट्रोवर्शियल ही है, उसके काउंटर भी बहुत हैं, उसके काउंटर बहुत सारे व्यूज भी हैं, पर एक बार हम देख लेते हैं कि उनका ओवरऑल आइडिया क्या था, ठीक है। गांधी बिलीव पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज इमोरल, कि अगर आप धर्म के साथ पॉलिटिक्स नहीं करते हैं तो बहुत हद तक इमोरलिटी के चांसेस हैं कि आप पॉलिटिक्स में ले आएंगे। धर्म वही उनके हिसाब से मॉरल कंपस है जो किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में जो है अगर आप धर्म को फॉलो करते हैं तो वो आपको ये चीजें करने से रोकता है। यहाँ पे रिलीजन से उनका मतलब पर्टिकुलर किसी फेथ को नहीं था, उनका यहाँ धर्म का मतलब था कोई भी आपका फेथ है जो आपको सही मार्ग दिखाता है उसमें। और धर्म जो बेसिकली और उनका ये मानना था कि कुछ चीजें हैं जो हर धर्म में एसेंशियली हैं और सब धर्मों का एसेंस है, वो है ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड कंपैशन। यानी हर धर्म बिहाइंड द कर्टन यही तो पोर्ट्रे कर रहा है, यही तो सबको सिखा रहा है। और यानी आपका जब अगर आप धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अब पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात वो नहीं कर रहे थे कि अगर आप अपने धर्म में जो अच्छी चीजें हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो आप पॉलिटिक्स में भी जो है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी का मानना था कि बोथ आर इंटीग्रेटेड टू एन एक्सटेंट, ठीक है। और उनके हिसाब से रिलीजन जो है वो गाइडिंग फोर्स है जिससे पॉलिटिक्स में जो है वो पावर का नशा नहीं जो है वो आ जाता, वो इसीलिए आपको बहुत हद तक कंट्रोल में रखती है, ठीक है। रिलीजन बियॉन्ड सेक्टेरियनिज्म, गांधी जी का कहना था कि he rejected communalism and use of religion to divide people, ठीक है। और दूसरा उनके हिसाब से सही रिलीजन क्या है, जिसमें यूनिवर्सल वैल्यूज और ह्यूमन यूनिटी हो, वही सच्चा धर्म है, ठीक है। मतलब धर्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। और दूसरा, हर इंसान धर्म की नजर में बराबर होता है चाहे वो कोई भी फेथ का हो, ठीक है। इसीलिए अपने कैंपेन्स में उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सभी धर्मों के ट्रेडिशंस की प्रेयर्स को शामिल किया ताकि इंक्लूसिवनेस को वो जो है वो आगे पोर्ट्रे कर सके, ठीक है। स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, गांधी जी पॉलिटिक्स में कहते थे कि आध्यात्मिकता होनी चाहिए। उनका मानना था पॉलिटिक्स मस्ट सर्व मॉरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। और जो पॉलिटिक्स है इसमें बेसिकली उनका ये मानना था कि मॉरल अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो राजनीति एक आधार होना चाहिए, और राजनीति सिर्फ मटेरियल गेन्स हासिल करने का एक तरीका नहीं होनी चाहिए। नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस जो थे उसमें मॉरल अपील्स थी, ज्यादातर उन्होंने ऐसे तरीके यूज किए बजाय कि वायलेंस के, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी ने रिलीजियस इडियम्स और सिंबल्स का इस्तेमाल किया, जैसे राम राज्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, फास्टिंग, प्रेयर, मीटिंग्स, ऐसी जब चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया जिससे आम लोग भी उससे रिलेट कर पाए और उसको समझ पाए, ठीक है। राम राज्य, इसका मतलब कोई एक धर्म विशेष का राज्य नहीं, राम राज्य जहां पे एवरीथिंग इज गुड, मॉरली एंड एथिकली वो सब चीजें सही हो, जहां पे न्याय हो, इक्वालिटी हो और हार्मनी हो, वहां राम राज्य का मतलब ये था। अब गांधी जी के विचारों की क्रिटिसिज्म्स,
की बात कर लेते हैं। तो कुछ क्रिटिक्स जैसे बी आर अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू feared that mixing religion with politics could strengthen communal identities. इनका ये कहना था कि जब हम धर्म को और राजनीति को जोड़ते हैं तो कम्युनल आइडेंटिटीज जो है वो बनने लगती हैं, पर्टिकुलर एक ग्रुप की जो आस्थाएं हैं वो डोमिनेट करने लगती हैं और उसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेवरेज मिलने लगता है। और कुछ आर्ग्यूमेंट ये भी था कि रिलीजियस सिंबलिज्म जो है इसने नॉन हिंदूज को राजनीति से और राजनीतिक जो फायदों से बहुत हद तक अलग कर दिया और यहाँ से, ठीक है, और रैशनलिज्म भी जो है वो बहुत हद तक खत्म होने लगा, लॉजिकल चीजें भी। तो गांधी जी लेकिन कंसिस्टेंटली इसको क्लैरिफाई करते रहे कि दैट हिज रिलीजन इज पॉलिटिक्स, उसका मतलब कोई पर्टिकुलर फेथ या रिलीजन नहीं है, उसका मतलब है एथिक्स। आपके उन्होंने उनका हिसाब से धर्म क्या था? धर्म जो है इक्वालिटी, जस्टिस, ठीक है, यही धर्म था, ना कि वो धर्म किसी पर्टिकुलर फेथ को कह रहे थे, चाहे वो हिंदू रिलीजन ही क्यों ना हो, ठीक है। कंक्लूजन के तौर पे गांधी जी के विचार जो थे, his views on relationship between religion and politics was deeply rooted in morality and spirituality, ठीक है। तो उनका जो धर्म और पॉलिटिक्स के विचार थे तो उसमें मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी सबसे ऊपर थी और उनका मानना था कि रिलीजन इज सोल ऑफ पॉलिटिक्स, जो बहुत जरूरी है सच्चाई के लिए, जस्टिस के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑल्दो उनके क्रिटिक्स जो थे वो धार्मिक सिंबल्स का जब वो इस्तेमाल करते थे या राम राज्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल, तो उससे वो कम से कम ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई वो किसी एक पर्टिकुलर फेथ की ही बात हो रही है। लेकिन गांधी जी की इंटरप्रिटेशन जो थी वो इंक्लूसिव थी और एथिकल थी, वो यूनाइट करने वाली जो है वो पॉलिटिक्स या की बात करते थे या धर्म की बात करते थे, ना कि डिवाइड करने वाली। तो उनकी जो फिलॉसफी थी ऑफ पॉलिटिक्स was not a contest of power but a means of moral and social transformation, ठीक है जी। तो आज के सेशन में अभी हमने अब तक डिस्कस किया 2016 और 2017 के जो मेंस के सवाल जो पूछे गए, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे 2018 से आगे के क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में और उसमें हम आगे का जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो अभी के लिए जय भारत, जय हिंद।